हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथी हम सभी क्लास 10th मैथ के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी सन 2024 बोर्ड एग्जाम में जिनका आना 100% पॉसिबल है कि ये आएंगे, उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथी हम महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है एकदम बेहतरीन तरीके से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और साथ ही आपको मैं बताने वाला हूं कि सवाल हल करने की विधि, यानी कि बोर्ड परीक्षा में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आखिर किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। कक्षा 10 गणित मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। और मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्यारे साथी देखिए, यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है प्यारे साथी, तो एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न या 2 अंक के प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की। तो प्यारे साथी 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में, अगर आप हमारी डेली वीडियो वॉच करते हैं तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ले लेना है, यानी कि 6, 72 और 120 का हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 6 का करेंगे, 2 से काटा, 2 3 6। 1 से इसलिए नहीं काटते क्योंकि 1 से काटेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए नहीं काटते हैं। आप चाहे तो 1 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन 1 से भाग देंगे तो 1 छक्के 6 ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 3 6 और फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 3। आई होप आप अभाज्य गुणनखंड करना जानते होंगे। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 36 बार में जाएगा, 36 दूना 72 होता है, 2 से काटा, 18 दूना 36। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब ये प्यारे साथी 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब हम 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 2 से काटेंगे, 60 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 30 आया। फिर 2 से काटेगा, 15 दूना 30 होता है तो 15 आएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 आएगा प्यारे साथी। फिर हम इसे 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पता चल गया है। अब हम सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को क्रम वाइज लिख देंगे। इसी तरह हम बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे हेडिंग डाल लेनी है, हल जो इसका सॉल्यूशन होगा आप ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड को उसके सामने लिख देंगे, 72 के जो प्राइम फैक्टर हैं उसके सामने, और 120 के प्राइम फैक्टर उसके सामने लिख देंगे। ऐसे सभी को आमने सामने हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 3 है तो हम यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथी हमें लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर प्यारे साथी हमने सबका अभाज्य गुणनखंड सामने लिख दिया है। अब हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, HCF तो हमारा तुरंत ज्ञात हो जाएगा, बहुत ही आसान है। HCF में क्या होता है कि जैसे 3 अंक हैं यहाँ पर, तो जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही उसका HCF होगा। जैसे 2 संख्याएं तीनों में कॉमन है तो उनका गुणा ही HCF हो जाएगा। अगर एक कॉमन है, एक ही संख्या तीनों में कॉमन है तो वो हो जाएगी HCF। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर 2 क्या है, तीनों में है, तीनों में क्या है, कॉमन है, तो हमने 2 तो मान ही लिया है 2। अब देखिए और कोई संख्या मैच हो रही है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 एक ऐसी और संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तीनों संख्याओं में। यानी कि प्यारे साथी हमें 2 संख्याएं मिल गई हैं जो उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 इनका गुणा करा देंगे। जो ये कॉमन है 2 लिख दिया, × 3 लिख दिया, और 2 3 6 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा HCF क्या आया, 6 आया है, और हमें HCF हमारा पता चल गया, जिससे हम मासा कहते हैं।
अब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी अब कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम इसी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना था। तो हम एलसीएम भी ऐसे निकाल सकते हैं। बस आपको क्या रूल याद रखना है, रूल ये है कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ 3 पद थे, तो जो तीनों में कॉमन हुआ वो उनका गुणा ही एचसीएफ हुआ। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन रहेगा उसे एक बार लेना है, और जिनका पेयर यानी कि युग्म नहीं बन रहा है, जो कॉमन नहीं है, वो जितनी बार हैं उन्हें उतनी बार लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पर वैसे तो 1 2 3 बार 2 हैं, लेकिन ये कॉमन है तो हमें एक बार लेना है, यानी कि 2 गुणे लगा दिया, एक बार 2 लेकर फिर इंटू कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए जिन 2 का पेयर नहीं बना है, जैसे इनका पेयर नहीं बना है, तो ये जितनी बार है उतनी बार लिख लेना है। जैसे 2 यहाँ पर 4 बार है तो लिख दीजिए 1 2 3 और 4। देखिए जो युग्म बन रहा था उससे हमने 1 2 लिया, फिर जिनका युग्म नहीं बन रहा है जितनी बार है उतनी बार ले लिया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार इंटू कर दिया, फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर वैसे तो 3 बार 3 है, लेकिन पेयर बन रहा है तीनों में है, तो इनसे 1 लेना है, तो हमने 1 ले लिया, इंटू लगाएंगे। फिर प्यारे साथी यहाँ पर 3 का युग्म नहीं बन रहा है, उसे भी लिख दीजिए और इंटू 5 लिख दीजिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32 होता है, यानी ये इतना 32 आया, इंटू 3 त्रिक 9 होता है, और ये हो गया 5 प्यारे साथी। हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18 की 8 हासिल है 1, 9 त्रिक 27 और 1 28 हो जाएगा 288। देखिए 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28 इंटू 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। 5 8 40 के 0, 4 हासिल ऊपर आई, 5 8 40, 4 44 हो गया हासिल जुड़कर, 4 हासिल ऊपर आई, 5 दूना 10 4 14, यानी कि 1440 इसका एलसीएम आया। फिर से सॉल्व कीजिए। 5 8 40 के 0, 4 हासिल ऊपर आई, 5 8 40 और 4 44 के 4, 4 हासिल ऊपर आई, 5 दूना 10 4 14, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा एलसीएम इतना आया है। हम कह सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू 1440, और यही आपका आंसर है। हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 2 अंक में, कभी कभी 2 अंक में भी पूछ लिया जाता है, और आपके 2 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न है, एकदम बेहतरीन तरीके से लास्ट तक देखते चलिए। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों की मध्य सत्यता की जाँच कीजिए। यानी कि ये जो बहुपद दिया गया है इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और इनके गुणांकों की सत्यता की जाँच करनी है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, हम इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपको आता होगा। हम ऐसे लिखेंगे हल, जो इसका सॉल्यूशन है। एग्जाम में आपको हल जरूर लिखना है और ऐसे अंडरलाइन कर देना है। फिर हम लिखेंगे x² + 7x + 10, यही तो था, इक्वल टू 0 लगा देते हैं क्योंकि शून्य ज्ञात करना है हमें। अब हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे प्यारे साथी। चलिए अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 7 है, यानी कि आपको गुणनखंड करना आता होगा, मैंने अभी बताया है जल्दी ही में। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली है रेगुलर तो लेना शुरू कर दें। तो यहाँ पर देखिए 7 है ना, तो 5 + 2, 5 2 7 होता है, यानी जोड़ने पर 7 है और गुणा करने पर 10 है। तो 5 2 7 और 5 2 10, यानी कि 5 + 2 का पेयर बनेगा, मतलब युग्म। तो हम ऐसा करेंगे x² + 5 + 2, क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 10 + 10 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 5 का x में गुणा हुआ 5x हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस 10 हो गया, इक्वल टू 0 के। अब देखिए प्यारे साथी यहाँ पर 2 युग्म बन रहे हैं, एक युग्म ये रहा, एक युग्म ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x + 5। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2 था तो ये x बचा, प्लस 2 पंचे 10, यहाँ भी x + 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x + 5 2 बार है, तो हम क्या करेंगे प्यारे साथी, एक बार लिख देंगे x + 5 और x + 2,
इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x+5 का मान 0 के बराबर करेंगे और x+2 का मान 0 के बराबर करेंगे तो हमें इनके शून्य पता चल जाएंगे। तो चलिए अब हम इनके मान रखते हैं। तो x+5 को एक बार 0 के बराबर करिए और एक बार क्या करना है, x+2 को 0 के बराबर करना है। x+5 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा -5। प्यारे साथी पहला शून्य हमें -5 प्राप्त हुआ है। दूसरा शून्य क्या होगा प्यारे साथी, x+2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी 2 शून्य हमें पता चल गए हैं। अब यहाँ पर गुणांकों के मध्य हमें सत्यता की जांच करनी है। मैंने जब आपको ये वाला चैप्टर क्लियर कराया था, पढ़ाया था, तो उसमें मैंने 2 फार्मूले बताए थे जिससे सत्यता की जांच होती है। पहला फार्मूला होता है प्यारे साथी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है प्यारे साथी, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर शून्य 2 प्राप्त है, पहला शून्य है -5 और -2 दूसरा शून्य है, तो इनका योग यानी कि -5 + -2 किसके बराबर होगा, -b/a। अब ये b कैसे हम ज्ञात करेंगे प्यारे साथी, तो यहीं से ज्ञात होगा b। अगर हम ज्ञात करना चाहें यहाँ पर प्यारे साथी तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं, आप चाहें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ABC का मान। तो यहाँ देखिए a के आगे गुणांक कुछ नहीं है, यानी 1 मान लेते हैं, यानी यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 7 है और c की वैल्यू 10 है। अब -b/a है प्यारे साथी, तो -b, तो यहाँ पर -7/a की जगह 1 का मान रख देंगे। अब ये देखिए -5 है, ये -2 है, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू -7, यानी हम कह सकते हैं हमारा LHS बराबर है RHS के। तो हमारा क्या है कि ये जो हमने लगाया सत्यता की जांच करनी थी, तो हमने जो ये शून्य ज्ञात किया है इससे सिद्ध होता है कि ये सही है। लेकिन हम 2 बार जांच करते हैं, एक बार हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, तब हम जानेंगे कि हमारा प्रश्न एकदम सही है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्यारे साथी। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अब यहाँ पर शून्य कौन से हैं, एक है -5 इंटू गुणनफल में गुणा और -2 इक्वल टू हो जाएगा c/a। c क्या है 10 है, तो 10 रख दीजिए, a क्या है 1 है, यानी 5 दूना 10 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा प्यारे साथी। यानी हम कह सकते हैं, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, और यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है कि हमारी सत्यता की जांच हो गई है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला भी प्रश्न सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 2 अंक के प्रश्न में ये ज़रूर पूछा जा सकता है, कभी कभी 4 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा, और ऐसे प्रश्न छोटे अंक के होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 अंक इससे पक्का हो जाएगा आपका। ये प्रश्न 4 अंक का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक इक्वेशन दिया गया है, इसे हल करना है, तथा बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मैं कह देता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चाहे आप अनसॉल्व्ड पेपर पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आप उन्हें देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी, तो क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर कहा गया कि आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें चौड़ाई पता नहीं है, तो मान लेंगे प्यारे साथी। हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हल लिखना होता है, और नीचे एक सुंदर सी आपको वहाँ एग्जाम में अंडरलाइन भी कर देनी है जिससे अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई प्यारे साथी क्या है, x मीटर है। क्या है प्यारे साथी, x मीटर है। तो बाग की चौड़ाई हमने x मीटर मान ली। यहाँ पर कह रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जब हमें चौड़ाई x मीटर मान ली तो हमारी लंबाई क्या होगी, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x + 4 मीटर हो जाएगी। अब हम बात करें अर्ध परिमाप, तो बाग का अर्ध परिमाप क्या दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है।
क्या दिया गया है प्यारे साथी, 36 मीटर दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं अर्ध परिमाप बराबर क्या दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। तो प्यारे साथी अब ध्यान से समझिएगा आखिर हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, आपको पता भी होगा, आपने कक्षा 8-9 में पढ़ा होगा कि क्योंकि ये बाग आयताकार है तो आपको आयत का परिमाप आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई होता है। यानी कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, लंबाई, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर आपका अर्ध परिमाप दिया गया है। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो आयत का परिमाप जब इतना है तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, ये लिखा हमने कि चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं इसलिए आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा प्यारे साथी, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बटे में 2। अर्ध परिमाप में यानी कि परिमाप का हमने आधा कर दिया। अब आधा किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं अर्ध परिमाप बराबर है लंबाई धन चौड़ाई के। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो हमारा अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा 36 मीटर दिया गया है। और अगर हम बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई हमारी क्या है, x+4 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, चौड़ाई हमारी क्या है, x मीटर है। हमने ये लिख दिया। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, ये x हो जाएगा 2x+4 = 36। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मैं आपसे कहूँ, चाहे आप ऐसा लिखें 4+2 = 6, चाहे आप लिखें 2+4 = 6, या मैं ऐसा कहूँ 4+2 = 6 या 6 = 4+2, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो वैसे हमने इसे क्रम से कर दिया है। अब प्यारे साथ इसे सॉल्व कीजिएगा, तो 2x और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 36 - 4 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x = हो जाएगा 32, x = हो जाएगा 32/2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 × 2, 2 16 16 दूना 32 होता है, यानी x बराबर आ जाएगा 16 मीटर। x बराबर क्या आ गया है, 16 मीटर आ गया है प्यारे साथी। अब x क्या थी, हमारी चौड़ाई थी। हमने चौड़ाई क्या मानी थी, x मीटर मानी थी। तो हम कहेंगे चौड़ाई बराबर, यानी कि बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। बाग की चौड़ाई क्या है प्यारे साथी, 16 मीटर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बाग की लंबाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे बाग की लंबाई बराबर, हमने क्या मानी थी प्यारे साथी, x+4 मीटर लंबाई मानी थी। तो x+4 लिख दिया हमने, तो x की जगह x का मान 16 रख दिया और प्लस का 4, यानी ये आ गई हमारी 20 मीटर। यानी चौड़ाई आ गई है 16 मीटर, लंबाई आ गई है 20 मीटर। यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया। देखिए कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बस थोड़ा देखने में ये ब्रॉड लगते हैं, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया है। एकदम बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलिए, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। और प्यारे साथी अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब पर सर्च भी कीजिएगा मिलन मिश्रा, तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक एग्जाम्पल का प्रश्न है। और भाई ये 6 अंक का क्वेश्चन है, अच्छे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हवा टाइट हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है इसे। तो प्यारे साथी कहा गया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात और उनके खर्चों का अनुपात
4:3 है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महीने में 2000 बचा लेता है, यानी वो प्रत्येक महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। अब प्यारे साथी आप समझिएगा, यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, कई लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से समझिएगा। और ये वाला प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हल करेंगे हम। तो प्यारे साथी पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है, तो पहले हम मान लेंगे ये 2 व्यक्तियों की आय है ना, और उनका अनुपात है, यानी कि एक व्यक्ति का 9 है और दूसरे का 7 है। तो पहले हम मान लेंगे आय का अनुपातिक गुणांक, फिर मान लेंगे खर्च का अनुपातिक गुणांक, क्योंकि आय और खर्च का अनुपात अलग अलग है। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, माना आय का अनुपातिक गुणांक, क्या गुणांक, माना आय का अनुपातिक गुणांक बराबर x, और हम मान लेंगे प्यारे साथी माना खर्च का अनुपातिक गुणांक, खर्च का अनुपातिक गुणांक, खर्च का अनुपातिक गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, y हमने मान लिया। अब देखिए कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, पहली लाइन को देखिए, यानी 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात क्या है, 9:7 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय क्या है वो हमें पता लगानी है। तो प्रथम व्यक्ति की आय प्यारे साथी क्या कहा गया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो आय का अनुपातिक गुणांक हमने x माना है, तो पहला कौन सा है, 9 है ना, तो प्रथम व्यक्ति की आय हमने मान ली 9x है, और दूसरे व्यक्ति की या द्वितीय व्यक्ति की आय हमने क्या मान ली है, 7x, क्योंकि 9:7 था, एक था पहले व्यक्ति का, एक था दूसरे व्यक्ति का, हमने अनुपात हटाकर वहाँ पर गुणांक मान लिया है x, तो प्रथम व्यक्ति की आय 9x हो गई और दूसरे व्यक्ति की आय 7x हो गई। तो दोनों की आय तो हमें पता चल गई। अब हमें खर्च पता लगाना है, तो हम लिखेंगे प्रथम व्यक्ति का खर्च, प्रथम व्यक्ति का खर्च प्यारे साथी। तो प्रथम व्यक्ति का खर्च, यहाँ पर खर्चों का जो अनुपात दिया गया है 4:3 है, तो प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अनुपात हटाकर हमने गुणांक लगाया, ये पहले व्यक्ति का था, ये दूसरे व्यक्ति का था, 4 पहले व्यक्ति का है और 3 दूसरे व्यक्ति का, तो 4x हो गया। अब हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो हम लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का खर्च, दूसरे व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार प्यारे साथी, प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि वो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, 2000 रुपये वो क्या करता है, बचा लेता है प्यारे साथी, यानी कि इतना खर्च करने के बाद वो क्या कर लेता है, 2000 रुपये बचा लेता है। तो ध्यान से समझिएगा कि वो क्या करता है, प्रथम व्यक्ति का पहले हम निकालेंगे। तो प्रथम व्यक्ति के लिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रथम व्यक्ति के लिए, प्रथम व्यक्ति के लिए प्रथम व्यक्ति का आय कितना है प्यारे साथी, आप देखेंगे तो प्रथम व्यक्ति की आय की बात करें तो 9x है ना। तो प्रथम व्यक्ति के लिए क्या था कि प्रथम व्यक्ति की आय 9x थी, लेकिन अगर खर्च की बात करें तो खर्च क्या हो गया, 4x। प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या है, 4x। उसके बाद वो क्या बचत करता है, 2000 रुपये बचा लेता है, तो हम 2000 कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आपने ज्ञात किया सर, तो प्यारे साथी मैं आपसे कहूँ कि आप महीने का 10,000 कमाते हैं मान लीजिए, और मैं कहूँ कि 8,000 आप खर्च कर लेते हैं, 8,000 खर्च कर देते हैं, यानी कमाते आय आपकी क्या है, 10,000 है और खर्च 8,000 है। मैं पूछूं आपकी बचत क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 10,000 में से कितना बचा, तो 10,000 में से आप क्या करेंगे, 8,000 को घटा देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, आप कहेंगे 2,000। उसी तरह प्यारे साथी यहाँ पर व्यक्ति की आय क्या थी, 9x थी, खर्च क्या था, 4x था, तो आय में से खर्च को घटाओगे तभी तो बचत आएगी। वही सिंपल लॉजिक है, इतना तो आपको समझना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन हमें पता चल गया है। अब हम लिखेंगे दूसरे व्यक्ति के लिए
क्योंकि एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए काहे को ये 6 अंक में पूछा जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतना लिखना होता है, दिमाग लगाना होता है, ऐसे नहीं बोर्ड वाले 6 अंक दे देते हैं, आपको पढ़ाई तो करनी होगी मन लगाकर। तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम दूसरे व्यक्ति का निकालें प्यारे साथी इसी तरह, तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या थी, 7x थी, खर्च क्या था, 3x था, तो -3x, बचत दोनों की बराबर थी 2000। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब प्यारे साथी दोनों इक्वेशन को हल कर लीजिए। तो अब हम हल करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विलोपन विधि से लगाएं तो यहाँ 9x है, यहाँ 4x है, यानी एक भी पद आपका बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कुछ ऐसी संख्या से कि हमारा क्या हो, इक्वेशन आ जाए। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने व्यक्ति की आय खर्च का अनुपातिक गुणांक जो था, खर्च का अनुपातिक गुणांक y माना था, तो यहाँ पर y लिखना होगा, x नहीं। सॉरी यार, गलती हो जाती है कभी कभी, ये y ध्यान से x करते x ही हो जाता है x। यहाँ पर जो खर्च का अनुपातिक गुणांक था हमने y माना था, तो y लिख देना है। जहाँ खर्च है तभी तो डिफरेंस रहेगा, ये y हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -3y, क्योंकि हमने खर्च का अनुपातिक गुणांक y माना है तो हमने y कर दिया। सॉरी। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम y का विलोपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक पद को हमें समान करना होगा तभी विलोपन होगा। आपको मैंने विलोपन विधि बताई थी। और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा बराबर आपस में। तो हम समीकरण 1 में हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x था, ये हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा -12y, क्योंकि 4 3 12 होता है, 3 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा 6000 के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए हम 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28x माइनस ये हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8000, और ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। यहाँ पर y का विलोपन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए, हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तभी ये प्लस में होगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस का 28x है और ये 27, यानी कि यहाँ पर माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 8000 है और प्लस का 6000, यानी ये बचेगा माइनस का 2000 प्यारे साथी। यानी माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर हमारा क्या आ गया है, 2000 आ गया है प्यारे साथी। x बराबर हमारा 2000 आ गया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर उनकी मासिक आय पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है प्यारे साथी, मासिक आय पूछी गई है। यहाँ पर आपसे केवल मासिक आय पूछी गई है, खर्च नहीं पूछा गया है। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ओनली मंथली सैलरी हमें ज्ञात करनी है। तो प्रथम व्यक्ति की मंथली सैलरी क्या थी, 9x थी, और दूसरे की 7x थी, वही हमें ज्ञात कर लेनी है। x का मान हमें पता चल गया है, तो हम लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय क्या थी प्यारे साथी, है 7x थी, बराबर 7x। x की जगह हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, यानी ये हो जाएगा प्यारे साथी 7 गुणे 2000, x की जगह x की वैल्यू रख दी, यानी कि पहले व्यक्ति की जो सैलरी आई है वो 14000 रुपये आई है, 14000 रुपये है प्रथम व्यक्ति की आय। अगर हम दूसरे व्यक्ति की याद करें, दूसरे व्यक्ति की आय, तो हम लिखेंगे दूसरी व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी प्यारे साथी। तो दूसरे व्यक्ति की आय क्या थी, यहाँ पर देखेंगे आप 7x थी, हमने मानी थी, तो हम 7x रख देंगे। सॉरी, ये प्रथम व्यक्ति की 9x थी। क्या हो रहा है आज, तो यहाँ पर क्या था, 9x था, यहाँ पर 9 से गुणा करोगे तो ये 18000 आएगा, ये 18000 आएगा। और दूसरे व्यक्ति की आय क्या थी, 7x थी, ये थी 7x,
तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणे, यहाँ पर देखिए प्यारे साथी 7 गुणे 2000, ये हो जाएगा 14,000 के बराबर। यानी कि कहने का मतलब है इकाई, द्वय, सैकड़ा, हजार, 10,000। कहने का मतलब है प्यारे साथी कि पहले व्यक्ति की आय क्या आई है 18,000 रुपये और दूसरे की मासिक आय क्या आई है 14,000 रुपये। ये आपका पहला ये बेहतरीन सा आंसर है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।